दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आपका स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री वाला पर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसके बारे में, और कक्षकों में, उपकोष में और कक्षकों में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इससे संबंधित जो नियम है, पाउली का जो अपवर्जन नियम है वो, हुंड का अधिकतम बहुपता का नियम, और पढ़ेंगे ऑफ-बाउ रूल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और 30 तक एलिमेंट्स, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। कि जो एटम होता है, एटम के अंदर आपको पता है क्या होता है, सेल के अंदर क्या होती है, सबसेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। होते कि नहीं होते? तो ऑर्बिटल्स, ठीक है। एटम के अंदर सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर सबसेल होते हैं, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एटम के सेल, सबसेल तथा ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो विन्यास होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन उपकोष में, कोष में, कक्षकों में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इससे संबंधित नियमों की बात करते हैं। तो सबसे पहला नियम है पाउलीज रूल। पाउली का जो नियम है उसके बारे में तो बात करता हूं। पाउली का नियम फर्स्ट है पाउलीज रूल, ठीक। अब एक वैज्ञानिक थे पाउली, ठीक है, इनका नाम था। तो इन्होंने क्या बोला कि किसी एक एटम के अंदर उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और स्पिन क्वांटम नंबर्स, चारों क्वांटम नंबर्स किसी एटम के अंदर उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, चारों क्वांटम नंबर्स का जो मान है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। दो इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी सेम नहीं हो सकता। और इससे यह भी कहा जा सकता है कि एक कक्षक के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ भरे जा सकते हैं, ठीक है। इस नियम से यह निकल के आता है कि एक कक्षक है, एक कक्षक के मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। इस प्रकार हम नहीं भर सकते, सेम स्पिन के साथ नहीं भर सकते, ये गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यही क्या है, पाउली का नियम। हाँ, तीन क्वांटम नंबर सेम हो सकती है। जिस प्रकार मैं बात करूं, मान लीजिए कोई 3s कक्षक है, इसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3s कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। देख लिए, इसके लिए n की वैल्यू, इन दोनों 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू कितनी है, 3। s सबसेल हो तो l की वैल्यू कितनी होती है, 0। l की वैल्यू 0, और l की वैल्यू 0 होती है तो m की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। तो तीनों के लिए क्या है, n, l और m, तीनों क्वांटम नंबर तो सेम है। लेकिन अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो इसके लिए प्लस हाफ होगा, ये क्लॉकवाइज इसका क्या होगा, स्पिन होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, प्लस का हाफ होगा, जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, माइनस का हाफ। देखिए, स्पिन क्वांटम नंबर डिफर है, तो 3 क्वांटम नंबर तो फिर भी सेम हो सकती है, लेकिन चौथी स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये कहते हैं कि एक एटम के अंदर उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। या फिर इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक कक्षक के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपोजिट स्पिन के साथ भरे जाते हैं। हाँ, जैसे 3 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इनके जो है मान है, इनकी वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती 2 इलेक्ट्रॉन्स के। ये था पाउली का नियम, ठीक है। अब हम बात करेंगे हुंड के नियम से। हुंड का जो रूल है उसकी बात करते हैं।
हुन्स रूल। हुन्स रूल, देखिए ये जो हुन्स रूल क्या है, इन्होंने क्या बोला कि कोई सबसेल है, जैसे 2p, मान लीजिए 2p ले लीजिए, 3p ले लीजिए, 3d ले लीजिए, कुछ भी, मैं 2p ले लेता हूं, ठीक है, ठीक है 2p। तो इन्होंने क्या बोला कि किसी उपकोष को भरते समय, किसी सबसेल को भरते समय उसके अंदर जो कक्षक है, पहले अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मान लीजिए 2p के अंदर मैं मानूं 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसी बात है, तो पहले तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो भी सेम स्पिन के साथ। इस प्रकार पहले तीनों कक्षकों में सेम स्पिन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो पेयरिंग होना स्टार्ट होता है, जैसे 5 है तो फिर इसकी पेयरिंग हो गई, ये ठीक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, जैसे मान लीजिए 2p3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो पहले इस प्रकार नहीं हो सकता। देखिए ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं भरा जा सकता, और ऐसे भी नहीं भरा जा सकता कि पहले हम 3 इलेक्ट्रॉन है मान लो 2p3, तो पहले हम इसमें 2 भर दें फिर इसमें 1 भर दें, तो ये भी गलत होगा। पहले तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, उसके बाद ही क्या होना होगा, पेयरिंग होना स्टार्ट होगा, ये है। जिस प्रकार मैं लिख दूं 3d कोई है, 3d उपकोष है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो d उपकोष में आपको पता है 5 ऑर्बिटल होते हैं, इस प्रकार, ठीक है, 1 2 3 4। तो पहले पांचों कक्षकों में क्या जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो भी सेम स्पिन के साथ सारे। अगर क्लॉकवाइज है तो इसमें भी क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, फिर पेयरिंग होना स्टार्ट होगा, ठीक है। इस प्रकार पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पांचों कक्षकों में, फिर ये चौथा इलेक्ट्रॉन, फिर पेयरिंग होगी, इस प्रकार। ऐसा नहीं होगा, ये तो क्या है, राइट है, इस प्रकार हम भर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार कभी नहीं होगा कि जैसे ये 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 5 6 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने 6 इलेक्ट्रॉन इन 3 कक्षकों में भर दिए, ये जो चीज हो जाएगी गलत हो जाएगी। पहले पांचों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और सेम स्पिन के साथ जाएगा, ठीक है, उसके बाद पेयरिंग होना स्टार्ट होती है। और बात करें अगर इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन अनपेड रहना, एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन रहना ही पसंद करता है, ज्यादा पसंद करता है। देखिए आपको अगर रूम मिले, कहा जाए आपको अकेले को रूम मिले पूरा, तो आप मस्ती से रहेंगे, मोबाइल चलाएंगे, ये करेंगे, वो देखेंगे, है ना, मस्ती करेंगे। दूसरा कोई आए तो आपको थोड़ी समस्या होगी उसके सामने व्यवहार करने में। ऐसे ही जब ये पेयर हो जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच प्रतिकर्षण होता है, तो इलेक्ट्रॉन जहां तक हो सके अनपेड रहना पसंद करते हैं जब पेयरिंग हो। लेकिन अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फिर पेयर बनते हैं, ठीक है, इस प्रकार। तो किसी उपकोष में अगर भरते समय सबसे पहले उसके कक्षकों में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद पेयरिंग होना स्टार्ट होता है, वो भी सेम स्पिन के साथ जाता है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जैसे मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन कितने नंबर पर, एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का, 8 नंबर पर आती है ना, है कि नहीं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p4, इस प्रकार होगा। तो 1s के अंदर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1s 2s के अंदर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p की बात 2p की बात करें, 2p, तो आपको पता है ये 2px है, 2py है, 2pz है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं। पहले तीनों कक्षकों में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद ये चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होना स्टार्ट होगा, अनपेड जाएगा और सेम स्पिन के साथ गए हैं, यही हुन्स रूल हमें बताता है, ठीक है, ये हो गया हुन्स रूल। अब हम बात करते हैं ऑफबाउ प्रिंसिपल की। क्या, ऑफबाउ प्रिंसिपल, जो तीसरा नियम है
वो है ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल, ऑफबाउ प्रिंसिपल, इसे एन प्लस एल का नियम भी कहते हैं, एन प्लस एल का नियम। ठीक है, देखिए जो ऑफ बाउ है, ये ऑफ बाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार नीट में, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, कि साइंटिस्ट निम्न में से कौन सा रूल जो है साइंटिफिक किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, तो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ऑफबाउ क्या है, एक जर्मन वर्ड है। क्या है, जर्मन वर्ड, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, बनना, फीलिंग होना। ठीक है, भरना या फिर कुछ बनना वर्ड है, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप। ठीक है, एन प्लस एल का नियम भी कहा जाता है। इसके अनुसार क्या है कि वह उपकोष, जिस उपकोष की एनर्जी कम होती है ना, वो सबसे पहले भरा जाता है, और वो अगर वो वह पूरा भरने के बाद उससे ज्यादा ऊर्जा वाला उपकोष, अगर इलेक्ट्रॉन बचे तो वो भरा जाएगा। अगर उसे भी भरने के बाद और इलेक्ट्रॉन बचे तो उससे ज्यादा ऊर्जा वाला उपकोष वह भरा जाएगा। मतलब कम ऊर्जा वाला उपकोष पहले भरा जाता है, उसके बाद उससे ज्यादा ऊर्जा वाला, उसके बाद उससे ज्यादा ऊर्जा वाला, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाला। तो सबसे कम एनर्जी वाला सबसे पहले, उससे ज्यादा एनर्जी वाला उसके बाद, उससे ज्यादा एनर्जी वाला उसके बाद, उसके ज्यादा एनर्जी वाला उसके बाद। और उपकोषों की जो देखिए क्या है, ये क्या बोलता है, कम एनर्जी वाला जो उपकोष होता है ना, वाला जो उपकोष मतलब सबसेल, उपकोष सबसेल, यह क्या भरा जाएगा, पहले भरा जाएगा, पहले भरा जाएगा इसको। उसके बाद ज्यादा एनर्जी वाला, ज्यादा एनर्जी वाला उपकोष जो है वो बाद में भरा जाएगा। ठीक है, समझ रहे, कम एनर्जी वाला उपकोष पहले, वो भरने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उससे ज्यादा एनर्जी वाला उपकोष, उसे भरने के बाद भी और इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उससे ज्यादा एनर्जी वाला उपकोष, और उसे भरने के बाद भी और इलेक्ट्रॉन अगर बचते हैं तो उससे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो उपकोष है, सबसेल है, वह भरा जाता है। यही क्या है, ऑफबाउ प्रिंसिपल। अब उपकोष की जो एनर्जी है उसको कैसे पता करते हैं, वो एन प्लस एल की वैल्यू से पता करते हैं। किससे, एन प्लस एल की वैल्यू से पता करते रहते हैं। एन प्लस एल की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा हो, एन प्लस एल की वैल्यू जिस सबसेल के लिए ज्यादा हो, उस सबसेल की एनर्जी क्या होगी, सबसेल की एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, और जिस उपकोष के लिए एन प्लस एल का वैल्यू कम हो, उस सबसेल की एनर्जी, सबसेल एनर्जी, देखिए जिसके लिए एन प्लस एल का वैल्यू ज्यादा होगा, उस सबसेल की एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो वो बाद में बना जाएगा। एन प्लस एल की वैल्यू जिस सबसेल के लिए कम होगी, उसकी एनर्जी भी कम होगी और वह पहले भरा जाएगा, वैल्यू कम होगी। ठीक, दिख तो रहा है क्या, यहाँ थोड़ा ऊपर इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं मैं। एन प्लस एल का वैल्यू जिस सबसेल के लिए ज्यादा होगा, उस सबसेल की एनर्जी ज्यादा होगी, वह बाद में भरा जाएगा। और जिसके लिए एन प्लस एल का वैल्यू जो होगा, वैल्यू कम होगा, उस सबसेल की एनर्जी भी कम होगी, उस सबसेल की एनर्जी कम होगी, तो यह क्या जाएगा, ये पहले भरा जाएगा, जबकि ज्यादा एनर्जी वाला बाद में भरा जाएगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात, कई बार क्या होता है, दो सब सेल के लिए, दो उपकोषों के लिए एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है। क्या, दो उपकोषों के लिए
n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाती है। इस केस में n की वैल्यू देखी जाती है, जिस उपकोष के लिए n की वैल्यू ज्यादा हो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, वह बाद में भरा जाता है। तो जिस उपकोष के लिए n का वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होती है, उसे पहले भरा जाता है। ये एक पॉइंट डाल लीजिए, जब दो उपकोषों के लिए, जब दो उपकोषों के लिए n प्लस एल का वैल्यू सेम आ जाए, सेम हो, तब जिस सबसेल के लिए n की वैल्यू, n का मान कम हो, वह पहले भरा जाता है, पहले भरा जाता है। क्या? जब n प्लस एल की वैल्यू दो सबसेल के लिए बराबर आ जाए, तो जिस सबसेल के लिए n का वैल्यू कम होता है ना, उसे पहले भरा जाता है, उसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, ये था ऑफबाउ प्रिंसिपल। इस पर एक अब क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, इस पर एक क्या कर लेते हैं क्वेश्चन। मैं लिख देता हूं यहां पर 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4d 5s। तो इसके लिए उपकोषों अब क्या बोला, ये सारे क्या है, सबसेल है, तो इनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित कीजिए। n प्लस एल की वैल्यू द्वारा हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, इसके लिए n का वैल्यू क्या होगा 1, n का वैल्यू क्या होगा 1, और s के लिए l का वैल्यू कितना होता है 0। तो इसके लिए n प्लस एल का वैल्यू कितना होगा 1। ठीक है, n प्लस एल कितना होगा इज इक्वल टू 1। और इसकी बात करें तो n की वैल्यू 2 है, s के लिए l का वैल्यू कितना होता है 0। 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। इसकी बात करें तो n का वैल्यू कितना है 2, और p सबसेल हो तो l का वैल्यू होता है 1। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसकी बात करें तो n का वैल्यू है 3, s सबसेल हो तो l का वैल्यू कितना होता है 0। 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखिए इन दोनों में n प्लस एल का वैल्यू सेम है, n प्लस एल का वैल्यू तो 3 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ n का वैल्यू है 2, यहाँ पर n की वैल्यू है 3। जहाँ n का वैल्यू ज्यादा है, इस कारण 3s की एनर्जी 2p सबसेल से ज्यादा है कि नहीं है। इसकी बात करें तो इसमें n का वैल्यू कितना है 3, और p सबसेल हो तो n का वैल्यू होता है 1। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इसकी बात करें तो n की वैल्यू है 4, और s सबसेल है, s सबसेल के लिए l का वैल्यू कितना होता है 0। तो इसके लिए भी n प्लस का l का वैल्यू 0। देखिए 3p और 4s दोनों के लिए n प्लस l का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए n का वैल्यू 3 है, जबकि यहाँ पर n का वैल्यू 4 है, इस कारण 4s की जो एनर्जी है 3p से ज्यादा है। ठीक है, अगर हम 3d की बात करें, n की वैल्यू 3 है, और d सबसेल के लिए l का वैल्यू होता है 2। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये होता है। और अगर हम 4p की बात करें तो n का वैल्यू कितना है 4, p सबसेल के लिए l का वैल्यू होता है 1, तो इसके लिए भी क्या होगा 5। ठीक है, देखिए इन दोनों के लिए क्या है, n प्लस एल का वैल्यू सेम आ रहा है, लेकिन इसके लिए n का वैल्यू क्या है 3, इसके लिए n का वैल्यू 4। तो 4p की एनर्जी जो है ना 3d से ज्यादा होती है। अगर हम इसकी बात करें तो n का वैल्यू है 4, और d का वैल्यू कितना है, d के सबसेल के लिए l का वैल्यू कितना होता है 2,
और 4 + 2 = 6 है कि नहीं। 5s की अगर हम बात करें, n का वैल्यू है 5, n का वैल्यू कितना है 5, s सब सेल के लिए l का वैल्यू होता है 0, 5 + 0 = 5। देखो इन तीनों की अगर हम बात करें, इसकी, इसकी और इसकी, n + l का वैल्यू 5 है, लेकिन इसके लिए n का वैल्यू 3, इसके लिए n का वैल्यू 4, 5। तो 3d से ज्यादा एनर्जी होगी 4p की, 4p ज्यादा होगी 5s की। तो अब इनको एनर्जी के बढ़ते क्रम में मैं लिखना चाहूं तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, 1s से ज्यादा एनर्जी होगी 2s की, 2s से ज्यादा एनर्जी होगी 2p की, 2p से ज्यादा एनर्जी होगी 3s की, 3s से ज्यादा एनर्जी होगी, देखिए 4 है, लेकिन 3p की एनर्जी कम होगी 4s से। इसके बाद 3p से ज्यादा होगी 4s की। ठीक है, अगर हम बात करें इन तीनों की तो n की वैल्यू देखेंगे तो इसके लिए n की वैल्यू 3 है, इसके लिए n की वैल्यू 4 है, इसके लिए n की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी कम, इससे ज्यादा, फिर इसकी, इसकी उससे ज्यादा, 4d की सबसे ज्यादा। ठीक है, तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूं 3d, इसके बाद 3d आएगा, फिर आएगा 4p के बाद आएगा 5s, इसके बाद आएगा 4d। है कि नहीं है। ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हमने इसको लिख दिया, एनर्जी का बढ़ता क्रम है, एनर्जी के बढ़ते क्रम में हमने इस प्रकार अरेंज कर दिया। समझ में आई बात। चलिए ये क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनर्जी के बढ़ते क्रम में हमने इस प्रकार व्यवस्थित कर लिया। मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। जहां n + l का वैल्यू सेम आ रहा हो वहां पर n की वैल्यू देखते हैं, जिसके लिए कम हो उसकी एनर्जी कम होती है, जिसके लिए ज्यादा हो उस सब सेल की एनर्जी ज्यादा होती है। इस प्रकार हमने तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित जो नियम थे उनको पढ़ लिया है, पावली, हुंड और ऑफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए कुछ एक सीक्वेंस लिख लीजिए एक अच्छा सा। यहां पर मैं लिख देता हूं 1s, ठीक, इसके नीचे 2s, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2p, इसके नीचे लिख देता हूं 3s, यहां पर मैं लिख देता हूं 3p, और यहां पर लिख देता हूं 3d, यहां पर लिख देता हूं 4s, 4p, 4d, 4f। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं 5s, यहां पर लिख देता हूं 5p। ठीक है, आगे कोई खास जरूरत नहीं है, 6s इस प्रकार में लिख देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे कम एनर्जी होगी इसकी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसमें, फिर भरे जाएंगे 2s के अंदर, 2s के बाद भरे जाएंगे 2p के अंदर, और 2p के बाद भरे जाएंगे 3s के अंदर, 3s के बाद भरे जाएंगे 3p के अंदर, इस प्रकार। ठीक है, 3p के बाद 4s के अंदर। ठीक है, और 4s के बाद भरे जाएंगे 3d के अंदर, 3d के बाद 4p के बाद 5s के अंदर। 5s ये तिरछी बन गई थोड़ी, देखिए सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, 2s के बाद 2p में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद 3d में, 3d के बाद 4p में, 4p के बाद 5s में, 5s के बाद 4d के अंदर, 4d के बाद 5p के अंदर, और उसके बाद 6s के अंदर। इस प्रकार समझ रहे हैं, इस प्रकार। इसको मैं थोड़ा फिर से बना लेता हूं। यहां पर क्या है 5s, यहां पर क्या था 4p, यहां पर क्या था 3d। चलिए फिर बना देते हैं। तो उसके बाद हम भरेंगे किसमें 3d के अंदर, इस प्रकार। ठीक है, 3d के अंदर, फिर 5s के अंदर, 5s के बाद आएगा 4d, 4d, और 4d के बाद हम भरेंगे 5p के अंदर, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार ये चित्र आप बना लीजिए। तो मैं एनर्जी का अगर सीक्वेंस लिखना चाहूं यहां पर, तो 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की, 2s से ज्यादा एनर्जी कम रह जाएगी जगह थोड़ी सी, यहां लिख देता हूं 1s
1s से ज्यादा एनर्जी 2s की, 2s से ज्यादा 2p की, 2p से ज्यादा 3s की, 3s से ज्यादा 3p की। ठीक है, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p, 3p के बाद 4s, 4s उसके बाद 3d, 3d के बाद क्या आएगा, 3d के बाद 4p फिर 5s, 4p फिर 5s, 5s के बाद किस में भरा जाएगा, 5s के बाद भरा जाएगा 4d के अंदर, 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s। इस प्रकार ये एनर्जी का बढ़ता क्रम है, इस प्रकार लिख लीजिए। ठीक है, दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है पूरा, हाँ दिख तो रहा है, चलो अच्छा है। ठीक है, इस प्रकार इधर की ओर ये है। इंक में मैं साइड डाल लेता हूं थोड़ी, दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। 1s 2s, ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, लिख लीजिए। और स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, चित्र दिख रहा होगा, एक में चित्र साइड में चल रहा है, उसमें आप देख लीजिए आराम से एनर्जी का बढ़ता क्रम। अब देखिए क्या होता है, जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड सबसेल और फुल फिल्ड सबसेल होते हैं ना, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबसेल सेल्स, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो सबसेल होता है ना, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। अब इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है, इनकी स्टेबिलिटी होती है ज्यादा, कारण क्या, देखिए जैसे 2p है, 2p ऑर्बिटल है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 2p आपको पता है 3 कक्षक है, सेम स्पिन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p, या फिर मैं लिख दूं 3d5। ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, ये लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो 3d5 तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें इस प्रकार होगा। हाफ फील्ड और फुल फील्ड की क्या होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये ज्यादा स्टेबल है। कारण क्या होता है, हाफ फील्ड और जैसे 2p की बात, 2p6 की अगर मैं बात कर लूं, ये फुल फील्ड है, ठीक है, इस प्रकार पहले इस प्रकार जाएंगे, फिर 2p6, या फिर मैं बात कर लूं 3d10 की, ठीक है, उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, हुंड का जो नियम है वो यही तो है, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा एक एक सेम स्पिन के साथ, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये जो है ना, हाफ फील्ड और फुल फील्ड इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है ना, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनमें, एक एक्सचेंज जो एनर्जी होती है ना, विनिमय ऊर्जा, उसका ज्यादा होना इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। और हर एक जो एलिमेंट है, एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, वो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसीलिए पूरी केमिस्ट्री स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही टिकी हुई है। जो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन देता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, कोई शेयरिंग करता है, तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अचीव करने के लिए होता है। जो पीरियडिक टेबल है, आगे अभी इसके बाद मैं जो पढ़ाऊंगा पीरियडिक टेबल 3rd चैप्टर, उसमें भी ये चीज़ें आएंगी। ठीक है,
ये मोर स्टेबल है। अगर 2p2 हो इस प्रकार ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। या फिर ऐसा भी हो सकता है 2p4 हो, ये 2p4 कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। 3d5 ये मोर स्टेबल है। स्टेबिलिटी का कारण मैंने बता दिया, सिमेट्री और हाई एक्सचेंज एनर्जी। इस कारण इनकी हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल्स हैं या सबसेल्स है, उनका जो स्टेबिलिटी होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, और बात कर लेते हैं एटॉमिक वेट क्या है। बस छोटी सी चीज है, कोई ज्यादा नहीं है। देखिए, एक तो होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, इसे हम डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, किसी जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10 है कि नहीं है? इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब है जो हाइड्रोजन जो एटम है ना, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है। ठीक है, एक प्रोटॉन है। किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये प्रत्येक एलिमेंट का स्पेसिफिक होता है। और जितने प्रोटॉन, अगर एक न्यूट्रल एटम उदासीन परमाणु की बात करें, जितने प्रोटॉन नाभिक में होते हैं उतने ही बाहर कक्षाओं में, कोषों में, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर द्वारा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिसाइड होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिसाइड होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर से। और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है किसी एलिमेंट की, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसके बाहर कक्षा में 1s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ठीक है, इसके आइसोटोप्स होते हैं। तो जो न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं किसी एलिमेंट के, एटम के, वही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ऐसे ही अगर मैं हीलियम की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है। इसका मतलब क्या है? हीलियम का अगर हम एटम ले तो इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन मिलेंगे, 2 प्रोटॉन, साथ में 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, और बाहर जितने प्रोटॉन अंदर न्यूक्लियस में होंगे ना, उतने न्यूट्रल एटम के अंदर उतने ही बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। किसके लिए? न्यूट्रल होना चाहिए क्या? एटम, न्यूट्रल एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो ऐड होता है ना, से 2 + 2 4, ये होता है एटॉमिक वेट। क्या होता है? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्या है? एटॉमिक वेट इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए, एटॉमिक वेट। इसलिए हीलियम को इस प्रकार लिखा जाता है 2H4, मतलब 2 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में है, बाहर कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 न्यूट्रॉन जुड़कर 2 + 2 4 इसका क्या है? एटॉमिक वेट है। ऐसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं, साथ में 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और बाहर कक्षाओं में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो Z = 8। अगर न्यूट्रल परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कितनी होगी? 8। ये देखिए, ये एक आइडियल कंडीशन है कि 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसा होता नहीं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, भारी नाभिक की बात करें तो न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है। और 8 इसका एटॉमिक वेट की अगर मैं बात करूं तो 16 आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन। ठीक है, ये तो हो गया क्या? एक न्यूट्रल एटम की बात करेंगे हमने। ठीक है, समझ में आया? एटॉमिक नंबर मतलब उस एलिमेंट के जो एटम है, एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक नंबर होता है वह हर एक एलिमेंट का स्पेसिफिक होता है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के नंबर से ही बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिसाइड होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होता है। और
केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट की वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही डिपेंड करती है। काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन होता है, वो क्या होता है। अब मान लीजिए ये तो था न्यूट्रल एटम की बात हो रही थी। अब मान लीजिए धनायन ऋणायन इनकी बात करें, जैसे ऑक्सीजन है 2-, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है और 8 ही इसमें न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में, तो इसका एटॉमिक वेट कितना है 16 है। ठीक है, देखिए 8 प्रोटॉन बाहर, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे कक्षाओं में या इसका, लेकिन 2- का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, लिए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 + 2 = 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, इसी प्रकार मैं लिख दूं कि जैसे Na+ है सोडियम प्लस, तो देखिए सोडियम आता है 11 नंबर पर, तो इसके न्यूक्लियस में 11 तो प्रोटॉन है। ठीक है, 11 प्रोटॉन है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन +1 कैसे आया, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या दिया है, त्याग दिया है, इसलिए +1 जो है धनायन बनाया इसने। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे छोड़ दिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, होनी चाहिए थी 11, अब हो गई 10। तो प्लस दिया हो तो इलेक्ट्रॉन्स घटा दो, माइनस दिया हो माइनस कर, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। ठीक है, ये चीज तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के बारे में थोड़ा पता चला। तो चलिए अब 30 तक जो एलिमेंट्स हैं उनका एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। देखिए पहले नंबर पर आता है अपना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। दूसरे नंबर पर आता है हीलियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2। तीसरे नंबर पर आता है लिथियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s1। चौथे नंबर पर आता है बेरिलियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। पांचवें नंबर पर आता है बोरोन, क्या आता है बोरोन, बोरोन का होता है 1s2 2s2 2p1। छठे नंबर पर आता है कार्बन, कार्बन का होता है 1s2 2s2 2p2। 7 नंबर पर आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 1s2 2s2 2p3। देखिए हाफ फील्ड है ना, 2p3 क्या है, हाफ फील्ड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, हाफ फील्ड सबसे अलग, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसके कंपैरिजन में। 8 नंबर पर क्या आता है ऑक्सीजन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p4। 9 नंबर पर आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन आता है 9 नंबर पर, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p5। ठीक है, यहां तक दिख रहा है। चलिए यहां से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। 10 नंबर पर आता है नियोन, नियोन इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6। ये देखिए फुल फील्ड ऑर्बिटल है। नियोन क्या है, एक इनर्ट गैस है, आइडियल गैस है, 18वें वर्ग का तत्व है, तो इसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 11 नंबर पर आता है सोडियम, क्या आता है सोडियम, सोडियम आता है 11 नंबर पर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। 12 नंबर पर आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। 13 नंबर पर आता है एल्यूमिनियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, इस प्रकार। और 14 नंबर पर आता है सिलिकन, सिलिकन आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। 15वें नंबर पर आता है सिलिकन के बाद क्या आता है फास्फोरस,
क्या आता है, फास्फोरस। फास्फोरस का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखिए 3p3 हाफ फील्ड है तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 16 नंबर पर आता है आपका सल्फर। क्या आता है, सल्फर। सल्फर के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। ठीक है। 17 नंबर पर आता है क्लोरीन, है ना। 17 पर आता है क्लोरीन। इसके लिए होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन। 18वें नंबर पर आता है आर्गन। आर्गन, ठीक है। 18 नंबर पर आती है आर्गन। आर्गन का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ठीक है। इसके आगे में देखो, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका पूरा नहीं लिख के मैं सीधा आर्गन लिख देता हूँ। तो आगे आएगा पोटेशियम, फिर कैल्शियम। तो मैं इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जगह मैं आर्गन लिख सकता हूँ। तो 19 मैं इस प्रकार लिख दूं। पोटेशियम के लिए इस प्रकार लिख सकता हूँ, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p के बाद क्या आता है 4s1। ठीक है। अगर 20 की बात करें तो कैल्शियम आ जाएगा। कैल्शियम के लिए क्या लिख सकता हूं, आर्गन 4s2। हुआ कि नहीं हुआ, 20 तक हो गए। अब आते हैं 21 22 और उस पर। ठीक है, दिख रहा सब कुछ। 21वें नंबर पर आता है स्केडियम। स्केडियम तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, आर्गन का अपनी जगह। ठीक है। और 4s2 3d1 4s2 3d1 22 पर आ जाएगा टाइटेनियम। इसके लिए मैं लिख सकता हूं आर्गन आर्गन 4s2 3d2। 23 नंबर पर आता है वेनेडियम। वेनेडियम के लिए मैं लिख सकता हूं आर्गन 4s2 3d3। और 24 पर आता है क्रोमियम। देखिए क्रोमियम की बात करें तो ये क्या है, 3d4 होना चाहिए था, लेकिन ये 3d5 हो जाता है। आर्गन आर्गन क्या करता है इस प्रकार, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये। क्यों, क्योंकि 3d5 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए ऐसा कर देता है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एस से डी में चला जाता है। ठीक है। 4s और जो 3d सबसेल है इनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इस कारण 4s में से एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है। ठीक है। 25वें नंबर पर आता है स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। मैंगनीज की बात करें तो इसको इस प्रकार लिख सकता हूं आर्गन 4s2 3d5। 26 पर मैं आयरन लिख सकता हूं, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं आर्गन 4s2 3d6। आयरन। कोबाल्ट, अब आया कोबाल्ट। कोबाल्ट को इस प्रकार लिख सकते हैं 4s2 3d7। फिर आता है निकिल, सॉरी ये 27 नंबर पर है और ये 28 नंबर पर है। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। निकिल निकिल की बात करें तो ये होगा आर्गन 4s2 3d8। फिर इसके बाद आता है 29 नंबर पर कॉपर। कॉपर इस प्रकार लिखा जाता है आर्गन, ठीक है, और 4s1 3d10। ये भी जो है ना कॉपर, ये कॉपर भी क्या करता है 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, डी में चला जाता है, क्योंकि 3d10 क्या है फुल फिल्ड और सबसेल नहीं हो गया क्या, तो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ऐसा करता है। लास्ट में 30 नंबर पर आता है जिंक। जिंक की बात करते हैं, इसके लिए आता है आर्गन 4s2 3d10। ये हो गए 30 तक जो
एलिमेंट्स थे उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए आराम से, किताब में भी मिल जाएगा आपको, लिख लीजिए। मैं देखता हूँ दिख रहा है क्या, पूरा सारी चीजें दिख रही है अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना है।